हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी का एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो चौथा पेपर है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का ये जो पेपर है 2025 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। इसका सॉल्यूशन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इस पे मैं एक लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने सेक्शन ए के जो 7 डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं वो हमने, ये जो 7 क्वेश्चन है सेक्शन ए के, वो हमने पार्ट 1 जो पिछला लेक्चर वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था। आज हम लोग सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर काफी लेंथी है तो डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए इसके पार्ट्स में हम लोग ये सीरीज में लेके आई हूँ। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, आज है पार्ट 2 जिसमें हम लोग सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको आज के लेक्चर में ये भी बताऊंगी कि अगर आपको एमबीए सेकंड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट चाहिए, लेक्चर वीडियो, नोट्स, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, पूरा एमबीए सेकंड के 8 डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो वो आपको एक साथ एक जगह कहाँ मिल जाएगा, विदाउट एनी एड, बिना किसी एड ब्रेक के, बीच में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, ये पूरा कंटेंट आपको एक साथ एक जगह कहाँ मिल जाएगा, जिसको रेफर कर सकते हैं आप, आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं एंड अपने एमबीए सेकंड सेमेस्टर की जो आपकी तैयारी में काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो ये भी आज के लेक्चर में बताऊंगी, तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर 2025 का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। 70 नंबर का पेपर होता है। सेक्शन ए 7 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के। सेक्शन बी 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद ये सेक्शन सी है, मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, इसमें 2-2 क्वेश्चन होते हैं, 1 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन बी। ये देखिए मैंने पेस्ट किया, ये इधर शिफ्ट हो गया है, बट कोई नहीं, आपको दिख रहा है ना। सेक्शन बी, इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो यूनिट 1 से है। पहला क्वेश्चन क्या है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट विद एग्जांपल। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंशिएशन करना है आपको, कंपेयर करना है, कंट्रास्ट करना है विद एग्जांपल। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। तो बात करें तो पूरे फाइनेंशियल मार्केट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका कैपिटल मार्केट, एक है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। कंपनीज को जब लंबे समय के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है, 1 साल से ज्यादा ड्यूरेशन के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी कैपिटल मार्केट से फंड रेज करती है। ठीक है, एंड मनी मार्केट क्या है, कंपनीज या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए या डे टू डे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो मनी मार्केट से फंड रेज किया जाता है, तो दैट इज मनी मार्केट। ठीक है, तो ये तो सबसे मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। बाकी और भी बहुत सारे डिफरेंस है, दोनों के रिस्क अलग अलग हैं, दोनों के रिटर्न अलग अलग हैं, दोनों के पार्टिसिपेंट अलग अलग हैं। ठीक है, तो वो सारे भी डिफरेंस है, सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। दोनों के जो इंस्ट्रूमेंट है, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या है, आपके इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, ये कैपिटल मार्केट के हैं। मनी मार्केट के क्या है, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, ये सब मनी मार्केट के हैं। तो दोनों का जो मेच्योरिटी पीरियड है ना वो अलग अलग होता है। मनी मार्केट 1 साल से कम ड्यूरेशन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जबकि ये लॉन्गर ड्यूरेशन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो मेच्योरिटी पीरियड इनके अलग अलग होते हैं। तो पहले हम मनी मार्केट के बारे में बात करते हैं। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड होता है। मनी मार्केट डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड जिसका मेच्योरिटी 1 साल का होता है। इसके की फीचर, मेन फीचर्स की बात करें तो मनी मार्केट में हाई लिक्विडिटी होती है, जब चाहे बेच के बाहर आ सकते हैं, मेच्योरिटी पीरियड कम होता है, लो रिस्क होता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग या लेंडिंग के लिए होता है, इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फंड लेंड करना है तो होता है, इलेक्ट्रॉनिकली होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ज्यादा सिक्योर होते हैं, रिस्क कम होता है। ठीक है, इसके इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की बात करें, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी। ठीक है, इसके इंस्ट्रूमेंट है। इसमें पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, इसमें हम इंडिविजुअल नहीं इन्वेस्ट करते हैं, सेंट्रल बैंक हुआ, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेशन, ये यहाँ से फंड रेज कर सकती हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, वर्किंग कैपिटल, डेली की जो फंड की रिक्वायरमेंट है इसको मीट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ से फंड रेज कर सकती हैं।
जबकि कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड है। कैपिटल मार्केट डील्स इन लॉन्ग टर्म फंड जिसका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल से ज्यादा होता है। यहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है एज कम्पेयर टू कैपिटल मार्केट। यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। और कैपिटल मार्केट में फिर फर्दर दो कैटेगरी होती है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेकेंडरी मार्केट इज शेयर मार्केट, एनएससी बीएससी। ठीक, डिटेल में मैंने वीडियो लेक्चर में पढ़ाया है। ठीक, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इक्विटी शेयर, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर के पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? कैपिटल मार्केट में हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, कंपनी होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। और इसके पार्टिसिपेंट की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज भी तो इसके कंपोनेंट है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट अगर है, कोई कंपनी है वो एक्सपेंशन के लिए सोच रही है, ठीक है, या कोई न्यू कंपनी भाई कोई नई फैक्ट्री डालना है, एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, तो इस पर्पज से फंड रेज करती है। ठीक है, तो ये था पूरा कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। इसके डिफरेंस इस टाइप से टेबल में भी आप लिखेंगे। रिस्क मनी मार्केट में कम, इसमें ज्यादा। रिटर्न इसमें कम, इसमें ज्यादा। लिक्विडिटी इसमें बहुत ज्यादा है। मनी मार्केट में लिक्विडिटी हाई है। लिक्विडिटी मतलब होता है हाउ फास्ट यू कैन कन्वर्ट योर एसेट इनटू कैश, यानी आप अपने एसेट को कितनी तेजी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मनी मार्केट जल्दी कन्वर्ट होता है, मतलब मेच्योरिटी कम है ना। जबकि कैपिटल मार्केट में हाई होती है। इसके इंस्ट्रूमेंट ये हैं, इसके ये हैं। वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए होता है, ये फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे डिफरेंस आप लिखेंगे। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, डिटेल में मैंने पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ले चलती हूँ अपनी एप्लीकेशन पे, जहां पे आपको एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट, आपके जो 8 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, 8 डिफरेंट सब्जेक्ट के पांचों जो यूनिट हैं उनके लेक्चर वीडियो, उनके नोट्स, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन, ये पूरा कंटेंट आपको एक साथ एक जगह मिल जाएगा। तो ले चलती हूँ एप्लीकेशन पे, आपको कंटेंट दिखाती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन पे पहला ही कोर्स आपको मिल जाएगा एमबीए सेकंड सेमेस्टर का। इसका कंटेंट मैं एक बार आपको ओपन करके दिखाती हूँ। तो इसमें 8 डिफरेंट फोल्डर्स है। ठीक है, वो जो 8 आपके सब्जेक्ट हैं उसके 8 डिफरेंट फोल्डर्स इसमें मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको एक फोल्डर इसी सब्जेक्ट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सीएफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का दिखाती हूँ। तो जब आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का फोल्डर ओपन करेंगे तो इसमें आपको 4 फोल्डर्स मिलेंगे। एक फोल्डर होगा नोट्स का, एक लेक्चर वीडियो का, एक पीवाईक्यू का, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे मैं आपको लेक्चर वीडियो का ओपन करके दिखाती हूँ। तो यूनिट वाइज यहाँ पे डिटेल में मैंने यूनिट 1, यूनिट 2, देखिए यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ठीक है, तो इसमें डिटेल में यूनिट वाइज सारा कंटेंट आपको एक साथ एक जगह मिल जाएगा। आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं है, आपको यूट्यूब से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे इतने ऐड आते हैं, और आपके लिए मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के लिए टाइम सबसे कीमती है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। और हम मोबाइल पे पढ़ने में, यूट्यूब पे पढ़ने में डिस्ट्रैक्ट भी बहुत होते हैं, बीच में ऐड आता है, प्लस अलग अलग लेक्चर के लिए अलग अलग वीडियो या टॉपिक वाइज वीडियो सर्च करना तो बहुत कह लीजिए टाइम किलिंग है। यहाँ पे आपके बीच में कोई ऐड नहीं आएगा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई सेल्फ प्रमोशन नहीं है, आपको टू द पॉइंट सारी बातें टॉपिक वाइज, आपके सिलेबस के टॉपिक वाइज मैंने सारा कंटेंट अलाइन किया हुआ है। आपको केवल मन लगा के ईमानदारी के साथ पढ़ना है और अच्छा रिजल्ट लाना है, आपका केवल ये काम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, तो आपने भी अगर अभी तक ये कोर्स नहीं रेफर किया है तो आप ले सकते हैं। ओके, और कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वापस क्वेश्चन पेपर पे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट से अगला क्वेश्चन कि डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस इन फाइनेंशियल एनालिसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपको क्या बताना है? कंपोनेंट बताना है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट डिटेल में मैंने पढ़ाया है। ठीक है, देखिए नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी वो स्टेटमेंट विच शोज द फ्लो ऑफ कैश। कैश इनफ्लो कितना हो रहा है, कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द फ्लो ऑफ कैश, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऑर्गेनाइजेशन में कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, इसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट बनता है जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। और इसमें कंसीडर किया जाता है कैश फ्लो बिकॉज ऑफ 3 एक्टिविटी। ठीक है, पहला क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, पहला है
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये तीन चीजें इसमें आती हैं, आपको यही चीजें डिटेल में लिखनी है। पहला क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब मेन बिजनेस, मेन ऑपरेशन जो बिजनेस का है ना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, मेन बिजनेस के कारण जो कैश आता है या कैश जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कैश फ्लो रिलेटेड टू द कोर बिजनेस। ठीक है, इसमें क्या आता है, कैश रिसीव, जो भी कस्टमर से कैश आ रहा है, या जो भी सप्लायर को अगर हम कुछ कैश दे रहे हैं, सप्लायर से हमने रॉ मटेरियल खरीदा, उसे जो दे रहे हैं। ठीक है, या जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनका पेमेंट हो रहा है, या जो नॉन कैश आइटम है उनका एडजस्टमेंट हो रहा है, या वर्किंग कैपिटल में चेंज है, ये सब क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे बेसिकली आइडिया लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट कैश है कि नहीं डेली के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, इसका आइडिया लगता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की मतलब जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ठीक है, साउंड है। दूसरा जो है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, ठीक है, कुछ परचेज किया है या कुछ सेल ऑफ कर रहा है, तो उससे कुछ कैश इनफ्लो होगा, कुछ कैश आउटफ्लो होगा, तो वो सब इसमें आता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने कोई फिक्स एसेट है उसे परचेज किया तो कैश आउटफ्लो हुआ, उसको सेल किया तो कैश इनफ्लो हुआ, तो इससे जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है वो इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अगर कुछ इन्वेस्टमेंट किया है शेयर्स वगैरह में, या कुछ लोन दिया है, रिसीव किया है, तो वो सब इसमें आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, आगे बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन जो फंड रेज करती है, कैपिटल रेज करती है, ठीक है, कैश फ्लो रिलेटेड टू रेजिंग एंड रीपेइंग कैपिटल। ऑर्गेनाइजेशन अगर जो भी फंड रेज कर रही है, ठीक है, रीपे कर रही है कैपिटल, वो सब इसमें आता है, कैश फ्लो रिलेटेड टू रेजिंग एंड रीपेइंग कैपिटल। इसमें जैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर शेयर इशू कर रही है, डिबेंचर इशू कर रही है, ठीक है, लोन ले रही है, डेट रेज कर रही है, बोरोइंग कर रही है, या डिविडेंड पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, तो ये सब इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है ना, उसमें जितना भी कैश इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, वो रिकॉर्ड करते हैं। बट ये तीन इसके कंपोनेंट है, तीन हेड्स में रिकॉर्ड किया जाता है। पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से आप ये सारी बातें इसमें लिखेंगे। और इसका सिग्निफिकेंस की बात करें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल एनालिसिस में, जब ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करती है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये पूछा जाए तो पहली इंपॉर्टेंस क्या है, इससे लिक्विडिटी पता चलती है। अगर कैश आउटफ्लो ज्यादा है, ठीक है, और इनफ्लो कम है, तो यानी ऑर्गेनाइजेशन के पास लिक्विडिटी नहीं है, पैसे कैश में पैसे नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में एसेस कर सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। डिसीजन मेकिंग, बेटर डिसीजन, फाइनेंशियल ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसको देख के सही डिसीजन ले सकते हैं। डिटेक्ट कैश मैनेजमेंट इफिशिएंसी, यानी कैश मैनेजमेंट कितने अच्छे तरीके से किया गया है, ये भी पता चलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के। ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे कैश आउटफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, कुछ इनफ्लो नहीं हो रहा है, यानी कैश मैनेजमेंट इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, तो वही ये सारी बातें पता चलती है, फोरकास्टिंग में हेल्प मिलता है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन है, ये डिविडेंड जो पॉलिसी है, डिविडेंड डिसीजन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाउ डू डिविडेंड डिसीजन इंपैक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर अंडर रेलेवेंस थ्योरी। तो डिविडेंड डिसीजन का चैप्टर है, यूनिट थर्ड है, जिसमें डिविडेंड डिसीजन मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है वीडियो लेक्चर में। तो डिविडेंड डिसीजन बेसिकली दो टाइप के होते हैं। डिविडेंड डिसीजन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है रिलेवेंस थ्योरी, एक है इररिलेवेंस थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी में दो मॉडल आते हैं, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल। इररिलेवेंस थ्योरी में एक मॉडल आता है, दैट इज एमएम हाइपोथेसिस। एमएम मतलब मॉडिग्लानी मिलर हाइपोथेसिस। तो ये तीनों आपको डिटेल में पढ़ना है, सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रेलेवेंस थ्योरी की बात की है, रेलेवेंस थ्योरी यानी वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल की बात की है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि किस तरीके से डिविडेंड डिसीजन इंपैक्ट करता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो रेलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड जो है, जो रेलेवेंस थ्योरी है डिविडेंड की, वो किसने दी है, दो थ्योरी, दो मॉडल आते हैं, एक दिया है वॉल्टर ने और एक दिया है गॉर्डन ने। इन्होंने रेलेवेंस थ्योरी में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि डिविडेंड डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशन का जो डिविडेंड डिसीजन है, इट इम्पैक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। यानी
जो ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का डिविडेंड डिसीजन ले रही है, मतलब 0% डिविडेंड देगी, 10% देगी, 50% देगी या 100% पे आउट करेगी। तो बेसिकली पे आउट बेसिकली कितना करेगी उसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट प्राइस पे। ये कहा गया है रिलेवेंट थ्योरी में। इररिलेवेंट थ्योरी कहती है कि डिविडेंड डिसीजन का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे तो आपको रिलेवेंट थ्योरी, ये देखिए रिलेवेंस थ्योरी बतानी है, यानी रिलेशन है। अब कैसे रिलेशन है ये एक्सप्लेन करना है। अब देखिए यहाँ लिखा है मैंने कोर आइडिया ऑफ रिलेवेंस थ्योरी। तो इस थ्योरी के अनुसार जो इन्वेस्टर होता है वो प्रेफर करता है कि आज की तारीख पे हमें करंट डिविडेंड कितना मिल रहा है, रादर देन फ्यूचर में चल के हमारी शेयर की प्राइस बढ़े, कैपिटल गेन मिले। इन्वेस्टर इसको प्रेफर नहीं करता, इन्वेस्टर प्रेफर करता है कि आज की तारीख पे डिविडेंड कितना मिल रहा है। इसको कहा जाता है बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट। एक आपने सुना होगा, बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। आपने सुना होगा बर्ड इन हैंड इज वर्ड देन टू इन द बुश। बस वही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे है, ये बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट दिया गया है। उन्होंने फिर बताया गया है कि हाउ डिविडेंड डिसीजन इम्पैक्ट शेयर प्राइस। डिविडेंड डिसीजन कैसे इम्पैक्ट करता है शेयर प्राइस को। तो देखिए अगर कंपनी हायर डिविडेंड देती है, ठीक है, तो यानी कंपनी का मार्केट में गुडविल अच्छा बनता है, हर शेयर होल्डर फिर कंपनी के, हर इन्वेस्टर फिर कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है, मार्केट में डिमांड बढ़ती है और शेयर की प्राइस बढ़ती है, ठीक है। वही है इन्वेस्टर वैल्यू सर्टेनिटी ऑफ इनकम। अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो यानी इन्वेस्टर को इनकम होगी, ठीक है, इससे अनसर्टेनिटी रिड्यूस होती है, शेयर की मार्केट में प्राइस, शेयर की डिमांड मार्केट में बढ़ती है और अल्टीमेटली प्राइस बढ़ती है। देखिए डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घटेगी प्राइस घटेगी। इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, बस वही है यहाँ पे, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। फिर उसके बाद लोअर डिविडेंड रिड्यूस शेयर प्राइस। अगर लोअर डिविडेंड कंपनी दे रही है तो इट रिड्यूसेस द शेयर प्राइस, पर कंपनी हाई डिविडेंड दे चाहे लो डिविडेंड दे, इट इम्पैक्ट द शेयर प्राइस ना। तो रिलेवेंस थ्योरी बस यही कहती है कि इसका इम्पैक्ट पड़ता है, जबकि इररिलेवेंट कहती है कि इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो गॉर्डन मॉडल और वॉल्टर मॉडल है, डिटेल में मैंने वीडियो में पढ़ाया है। इसमें क्या है, फर्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आर इज ग्रेटर देन के, एक आर इक्वल्स टू के, एक आर इज लेस देन के। आर है रेट ऑफ रिटर्न, के इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। देखिए आर इज ग्रेटर देन के, अगर आर के से ज्यादा है तो फर्म किस टाइप की होती है, ग्रोथ फर्म होती है। आर है रेट ऑफ रिटर्न, के है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सपोज करिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10%, मैं लिखती हूँ एक सेकेंड। अगर सपोज करिए के जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 10% है और जो रेट ऑफ रिटर्न है फर्म का वो है 15%। तो यानी फर्म का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है 15%, लेकिन रिक्वायर्ड कितना है, 10% है, ठीक है। तो यानी रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, रिक्वायर्ड रेट था 10% लेकिन रेट ऑफ रिटर्न कितना हुआ, 15%। यानी ये फर्म किस टाइप की फर्म है, ये फर्म है ग्रोथ फर्म। ये फर्म किस टाइप की फर्म है, ये ऐसी फर्म ग्रोथ फर्म होती है। एंड ग्रोथ फर्म के केस में ये जो वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल दिया है, इन्होंने फॉर्मूला डिराइव करके दिया था। उस फॉर्मूले से इन्होंने निकाला और प्रूव किया ये बात कि अगर ग्रोथ फर्म है, ठीक है, तो उस केस में फर्म को क्या करना चाहिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, 0% पे आउट रखना चाहिए, यानी रिटेन्ड अर्निंग उस वो जो अमाउंट है वो ऑर्गेनाइजेशन में फिर से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये इन्होंने प्रूव किया था फॉर्मूले से, अभी फॉर्मूला मैं नीचे दिखाऊंगी। और अगर आर इज लेस देन के यानी डिक्लाइनिंग फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म के केस में ऑर्गेनाइजेशन को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। और अगर ग्रोथ फर्म है तो डिविडेंड को री इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर नॉर्मल फर्म है, नॉर्मल फर्म क्या होती है, आर इक्वल्स टू के है, नॉर्मल फर्म है, तो डिविडेंड डिसीजन का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे, ठीक है। तो ये वॉल्टर ने और गॉर्डन ने डिटेल में मैथमेटिकल फॉर्मूले से डिटेल में ये पूरा कैलकुलेशन किया हुआ था और मैंने वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया है वो कैलकुलेशन। एंड उसके बाद फिर उन्होंने कंक्लूजन रखा था। तो ये 3 टाइप की जो फॉर्म होती है ना, आर इज ग्रेटर देन के, आर इज लेस देन के एंड आर इक्वल्स टू के, तीनों का अलग अलग कंक्लूजन सब मैंने वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया है। तो वो सारी बातें आप इसमें लिखेंगे। ये देखिए गॉर्डन का यही फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू डी बाई के माइनस डी। P क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, D क्या है, डिविडेंड, K क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड G इज द ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये आप इसमें पुट करेंगे और फिर ये फॉर्मूला भी आप इसमें लिखेंगे कि गॉर्डन ने इस फॉर्मूले की हेल्प से अपनी बात प्रूव की थी कि डिविडेंड डिसीजन का इंपैक्ट पड़ता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे,
ठीक है। एंड गॉर्डन ने दिया था और वॉल्टर का फॉर्मूला अलग है। वॉल्टर ने एक दूसरा फॉर्मूला दिया था, उन्होंने भी यही बात प्रूव की थी कि मार्केट प्राइस डिविडेंड डिसीजन का इंपैक्ट पड़ता है मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लिखेंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल में पढ़ा है, इसके नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड कर रही हूँ कोर्स में, तो जरूर आप एक बार रेफर करिएगा। तो चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ। अब इसका जो पार्ट 3 होगा ना, उसमें मैं आगे के लेक्चर, आगे के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। तो आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। जितना पढ़ाया उतना तब तक पढ़ के रखिएगा, एंड वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।